हेलो बच्चों, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम इन चार तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं और जो मूवमेंट के रिगार्डिंग है, जहाँ पर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जो लाइट से रिलेटेड है दे कम्स अंडर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, और जो चार्ज से रिलेटेड हैं दे कम्स अंडर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जनरली वी हैव द कैटेगराइजेशन लाइक दिस, बट इन एनसीईआरटी वी विल स्टडी दीज 7 प्रॉपर्टीज वन बाय वन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। बच्चों, ये शायद छोटी क्लास में भी हमने देखा होगा कि जब लाइट पास करते हैं सॉल्यूशन से तो लाइट रे का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो जाता है। कलर पढ़ना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस किस तरीके से चेंज होता है और किस तरह का कलर अपीयर होगा, किस बात पे डिपेंड करता है। फिर ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे, zigzag मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स, द रीजन बिहाइंड दैट। चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज जो डेवलप होता है उसका कारण क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है उसके बाद, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयंस मूव करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स मूव करेंगे, दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना वी हैव टू स्टडी। उसके बाद कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, कि कब कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और मिलकर सेट हो जाएंगे। सो दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू स्टडी। इन दिस वीडियो विल टेक ओनली दीज 3 प्रॉपर्टीज: कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट एंड कलर, एंड द रिमेनिंग दीज 4 प्रॉपर्टीज विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ बच्चों, पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किस पे डिपेंड करती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों हमने इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स डालते हैं उतना फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और बच्चों हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, इसका रिलेशन था। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी एस माइनस पी नॉट एस, या पहले पी नॉट एस था बच्चों, यानी कि प्योर का वेपर प्रेशर, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो कितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। दीज ऑल आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा किस पे डिपेंड कर रही है, दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। चलो एक जगह हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में हम ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक सब्सटेंस है, उसकी एक सर्टेन कंसंट्रेशन है, वो हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डाली। लेट दिस सॉल्यूशन इज दिस टाइम ट्रू सॉल्यूशन। और यही मान के चलते हैं द सेम मटेरियल ऑफ द सेम कंसंट्रेशन व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल क्लिंग्स टुगेदर, कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए एंड देयर साइज इंक्रीजेस एंड अटेन्स द रेंज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। अब बता सकते हो बच्चों ये सॉल्यूशन कौन सा बन गया? इसमें अगर पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे थे और कुछ पार्टिकल्स माना 20-30 पार्टिकल्स जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बन गए, 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ गए, तो ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? ये सॉल्यूशन हो गया अब कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बच्चों यहां पर नंबर ज्यादा हो जाएंगे या कम? ऑब्वियसली नंबर कम हो जाएंगे।
क्योंकि so many molecules when joined together then they form the bigger aggregate one. तो कोलोइडल पार्टिकल्स के जो नंबर हैं वो सॉल्यूशन में कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन बहुत कम हो जाएंगे। और क्योंकि नंबर में फर्क पड़ा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर पर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये जो वैल्यूज ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू हम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे, दैट विल बी लोअर देन द वैल्यू व्हिच विल ऑब्जर्व फॉर ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों टेंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमने पहले क्या किया, दो बीकर लिए और फर्स्ट बीकर में हमने यहां पर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, प्लेन वाटर है। जबकि सेकेंड केस में डिस्टिल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है। मिल्क क्यों डाला है बच्चों? जस्ट टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल प्लेन वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, और अगर कोई सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी फाइन, यानी ये कैसा होगा? ट्रू सॉल्यूशन होगा। जब हम इसमें लाइट रे फॉल करते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डिस्टिल्ड वाटर है लाइट रे इसके अंदर से पास होगी, मगर वो लाइट रे का पाथ हमें विजिबल नहीं होगा। सॉल्यूशन विल बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट जब हम यही लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो हमें ये लाइट रे का पाथ विजिबल नजर आएगा। ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स इसके अंदर हैं ये लाइट को स्कैटर करेंगे एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। तो ये जो इफेक्ट है कि हम लाइट फॉल करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में एंड द पाथ ऑफ द लाइट रे बिकम्स विजिबल which can be seen by the microscope held perpendicular to its path। अगर दिखाना है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, let this is the microscope and through this microscope we can observe the path of this light ray। ये इफेक्ट बच्चों हमने कहाँ कहाँ देखा है? जैसे अगर कहीं जंगल में पेड़ों के ब्रांचेस के बीच में से अगर कोई लाइट रे आ रही हो तो उसका पाथ हमें विजिबल नज़र आता है। नहीं तो घरों में भी देखा हो आपने कि विंडोज़ में कहीं अगर पर्दा थोड़ा सा खुला रह जाए तो वहाँ से भी जो लाइट रे आती है वो भी हमें नज़र आती है। इवन सिनेमा हॉल में ये तो सबने ऑब्जर्व भी किया होगा, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है जब वो पर्दे के ऊपर पड़ती है तो इन बिटवीन जो लाइट का रास्ता होता है वो हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर बीच में क्या होते हैं बच्चों? बीच में कुछ स्मोक के, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में हैंग कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्टर से जब लाइट गिरती है इन डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स पर टकराती है तो बाय दैट स्कैटरिंग लाइट व्हेन रीचेस टू अस देयर पाथ बिकम्स विजिबल। नाउ व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन है टेंडल इफेक्ट के लिए? सबसे पहली कंडीशन है बच्चों, जो लाइट रे है इसकी वेवलेंथ माना लैम्डा है। इफ द पार्टिकल्स आर स्मॉल देन द स्कैटरिंग विल नॉट टेक प्लेस एंड thus we do not observe Tyndall effect. But if the size is big, it is of colloidal range, when the light ray strikes it scatters in all the direction। तो पहली कंडीशन हुई बच्चों, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। जो लेमडा है उसमें और ये जो डायामीटर है पार्टिकल का जिसको हम साइज से कंपेयर करेंगे, इनका साइज कंपेरेबल होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है
यानी कि जिसके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और जो डिस्पर्जन मीडियम है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। म्यू ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी एंड वी विल नॉट ऑब्जर्व इट्स पाथ। सो दीज आर द कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड। तो टेंडल इफेक्ट की मदद से हम कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिसमें टेंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, और इस तरीके से हम दो सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने में भी इस कोलाइडल सॉल्यूशन की टेक्निक का या टेंडल इफेक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जिग्मॉन्डी ने इस टेक्निक को यूज किया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। जिग्मॉन्डी ने कहा कि जो रे रिफ्लेक्ट होती है या कहीं स्कैटर होती है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही हमें नजर आती है। ऐसा नहीं है कि लाइट रे जो इस पार्टिकल से टकराकर हम तक पहुंच रही है वो हमें इस मॉलिक्यूल के या इस पार्टिकल के शेप के बारे में या साइज के बारे में कोई आइडिया नहीं देती। इट सिंपली रिसीव्स द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। हमें जस्ट एक ऐसी लाइट ऑब्जर्व होती है जैसे कि लाइट स्टार से निकल के आती है। कलर, बच्चों जो भी कलर हम रिसीव करते हैं, बेसिकली वी रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट। जिस लाइट की वेवलेंथ जो हम रिसीव करते हैं वही कलर हमें नजर आता है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम रिसीव करेंगे थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट डिपेंड्स ऑन shape and size of the colloidal particle, number one, and second it will depends on the manner in which the receiver या observer receives the light. Observer receives the light. कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर किन बातों पे डिपेंड करेगा? नंबर एक, कोलाइडल पार्टिकल का शेप और साइज। स्फेरिकल और डिस्क शेप भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। जैसे बच्चों अगर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएं मिल्क का वाटर में, और ये हमने लाइट रे फॉल की, दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर हम इसको रिफ्लेक्टेड लाइट से देखें, अगर हम जब रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट अपीयर्स ब्लूइश कलर नजर आता है। जबकि हम ट्रांसमिटेड लाइट से अगर इसको देखें, यहां से अगर हम इसको देखें तो कलर इसका हमें रेडिश नजर आता है। सो दिस वे द डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स। ऑब्जर्वर राइट एंगल पर है या इवन ऑन द सेम साइड ऑफ द सोर्स है या अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स है, एज द डायरेक्शन चेंजेस द कलर ऑफ द wavelength which the observer receives changes, and this way we observe the different color. Now as we studied, the color of the colloidal soul also depends on size of the particle. जैसे अगर हम गोल्ड सोल लेते हैं, रेंज कोलाइडल पार्टिकल्स की 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इफ द पार्टिकल साइज आर ऑन द smaller size value, the colloidal particles of the gold soul appears red. और अगर इनका साइज थोड़ा बड़ा हो तो सॉल्यूशन में जो कलर ऑब्जर्व करेंगे दैट आल्सो चेंजेस। ये पर्पल कलर का नजर आता है, और पार्टिकल्स को थोड़ा और बड़ा कर दें, इट बिकम्स ब्लू एंड देन फाइनली गोल्डन। सो दिस वे एज द साइज ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन also changes as they scatter the light of different wavelength, or the observer receives the light of different wavelength. So this way shape, size of the colloidal particle and the manner in which the observer receives the light affects the color of colloidal solution.